नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासतों से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत कई श्रृंखलाओं को लेकर हम चल रहे हैं। उसमें से एक श्रृंखला हमारे यहाँ चल रही है जिसे हम प्राचीन जो है वह काल के स्थापत्य की बात करते हैं और प्राचीन काल के स्थापत्य में हमने जो है वह मूर्ति कलाओं को भी शामिल कर लिया है। यानी मूर्ति कला के लिए कोई सेपरेट प्लेलिस्ट नहीं है, बल्कि स्थापत्य कला के अंतर्गत में ही हमने उसको मूर्ति कला को शामिल किया है। क्यों? क्योंकि स्थापत्य कला में मूर्ति कला जो है वह उसका एक बड़ा गहरा संबंध रहा है, क्योंकि जितने भी जो है वह मंदिर स्थापत्य हैं उन मंदिर स्थापत्य में मूर्ति कला का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमने स्थापत्य के अंदर ही जो है वह मूर्ति कला को रखा है। अब आइए इस प्राचीन काल के जो स्थापत्य कला है उसमें एक कला जो मूर्ति कला की है जिसे हम कहते हैं गांधार कला। आज हम लोग जो है वह गांधार कला के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि गांधार कला क्या है। तो गांधार कला के बारे में हम लोग जाने तो देखिए क्या है गांधार कला। तो निश्चित तौर पर कि यह प्राचीन भारत की एक मूर्ति कला है, यानी इसमें मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस कला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब यह प्रथम सदी ईस्वी यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर जो है वह फोर्थ सेंचुरी एडी तक, ईस्वी तक यह जो है वह विद्यमान था। इसका मतलब है आज से 2000 साल पहले यह प्रारंभ हुआ था और लगभग 1600 साल पहले इसका समाप्त जो है वह हो गया। गुप्त काल के पहले यह जो है वह गांधार कला समाप्त जो है वह हो गई। 400 सालों तक गांधार कला जो है वह भारत के क्षेत्र में जीवित रही। इसका जो सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है वह 50 एडी से लेके 150 एडी, यानी इस काल में जो मूर्तियां बनी हैं वो सबसे श्रेष्ठ मूर्तियां बनी हैं। ये 100 सालों का जो इतिहास है 50 एडी से लेके जो है वह 150 एडी के बीच, यह गांधार कला का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। तो इसके प्रमुख केंद्र कौन थे? तो प्रमुख केंद्र जो है वह कौन कौन थे? तो पेशावर, स्वात घाटी, जलालाबाद, बामियान। आज निश्चित तौर पर इसमें से कोई भी भारत के प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन उस काल में यह भारत की प्रशासनिक सीमा में जो है वह आते थे और भारतीय शासकों का ही शासन हुआ करता था। आज हम लोग देखें तो पेशावर, स्वात घाटी पाकिस्तान में है, तो जलालाबाद और बामियान जो है वह कहाँ है? अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है वह पड़ता है और यहीं पर जो है वह इस गांधार कला का विकास जो है वह हुआ था। अब इस गांधार कला के विकास में जो है वह सबसे प्रमुख योगदान अगर जो है वह रहा है तो कुषाण वंश के शासकों का। कई शासकों ने जो योगदान दिया है, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख योगदान किसका है? तो कुषाण वंश का। और इसमें जो कला का विषय, अगर इसमें कला का विषय है तो मुख्य रूप से जो है वह बुद्ध और बौद्ध धर्म, यानी भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विषय ही जो है वह बनाए गए। तो दरअसल यह परिवर्तन का युग था और इस परिवर्तन के युग में इस काल में जो है वह दरअसल जो हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। उन शाखाओं में जो है वह दरअसल हीनयान ने परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया, जबकि महायान ने परिवर्तनों को स्वीकार किया। और उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन था बुद्ध की प्रतिमा बनाना, और बुद्ध की प्रतिमा बनाना, बुद्ध की जो है वह पूजा करना, यह जो है वह एक प्रमुख जो है वह परिवर्तन में जो है वह माना गया। तो निश्चित तौर पर महायान शाखा यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है वह यहाँ पर जो है वह सबसे ज़्यादा प्रेरणा का कार्य कर रही थी और उसी से जुड़े हुए विषय पर बनाए गए। तो कला की जो है इसमें जो कलाकार थे, कलाकार तो भारतीय जो है वह मूल के पूरी तरीके से नहीं थे। कुछ कलाकार भारतीय मूल के थे और कुछ कलाकार जो है वह दरअसल कुषाण शासकों का संबंध भी भारत के बाहर से जुड़ता है। इसलिए कला की जो प्रेरणा मिलती है वह यूनान और रोम से मिलती है। यानी यूनान और रोम में इस समय तक मूर्ति कला का विकास जो है वह बहुत अच्छा हो चुका था, इसलिए वहाँ से जो है वह प्रेरणा लेकर यहाँ पर जो है वह मूर्ति कलाएं बनाई गई थी और उसकी स्पष्ट रूप से छाप भी देखने को जो है वह हम लोगों को मिलती है। यही कारण है कि इसको हम लोग इंडो ग्रीक, ग्रीक का मतलब यूनान, इंडो ग्रीक या हेलेनिस्टिक कला भी जो है वह कहा जाता है। इसको केवल गांधार कला का ही नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि इसको इंडो ग्रीक या हेलेनिस्टिक आर्ट भी जो है वह कहते हैं गांधार कला को। अब गांधार कला के अंतर्गत जो मूर्तियां जो वह बनाई गई हैं उसमें काली और सफ़ेद पत्थरों का प्रयोग जो है वह बहुत अधिक किया गया है। काली और सफ़ेद पत्थरों का प्रयोग यानी दो रंग के पत्थरों का प्रयोग जो है वह किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वह एक और विशेषता है कि इसमें फाइलाइट और सिस्ट जो है वह नाम के जो है वह पत्थर जो है वह
प्रयोग किए गए हैं। ये फाइलाइट और सिस्ट जो है पत्थरों की यानी रॉक्स की श्रेणी में जो है अगर रखा जाए तो ये कठोर चट्टान जो है वह होते हैं, और अगर कठोर चट्टान होते हैं तो निश्चित तौर पर मूर्तिकला काफ़ी अच्छी जो है वह यहाँ पर बनेगी। क्यों? क्योंकि जब कठोर चट्टान होते हैं तो छोटे छोटे औजारों को चलाना आसान हो जाता है, और केवल बड़े औजार नहीं चलाए जा सकते बल्कि छोटे औजार भी चलाए जा सकते हैं। सामान्यतः अगर पत्थर जो है वह मुलायम होते हैं, सॉफ्ट रॉक होते हैं, जैसे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मूर्ति कला के लिए सॉफ्ट पत्थर है, भवन निर्माण के लिए वह कठोर पत्थर है। ध्यान समझिए, सैंडस्टोन जो है वह भवन निर्माण के लिए कठोर पत्थर है लेकिन मूर्ति कला के लिए सॉफ्ट रॉक है। तो जब सैंडस्टोन का जो है वह की मूर्ति बनेगी तो वह बहुत जो है वह उसमें छोटे औजार नहीं चलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे औजार चलाने पर जो है वह पत्थर टूट जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है वह कठोर अगर पत्थर होंगे तो मूर्तियां जो है वह नहीं टूटेंगी। इसलिए यहाँ कठोर पत्थरों के कारण जो है वह मूर्तियों की जो कला है वह काफ़ी जो है वह उन्नत किस्म की दिखाई जो है वह देती है। और यही वजह है कि इसमें यथार्थवादी चित्रण जो है वह देखने को मिलता है। अब यथार्थवादी चित्रण को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इमेज के द्वारा जो है वह, तब हमें जो है वह ज़्यादा जो है वह समझ में आएगा कि यथार्थ यानी कि जो वो वर्तमान समय में मौजूद होता है या जो है वह उसमें आइडलिज्म नहीं है बल्कि जो है रियलिज्म है। रियल जो है वह जैसा होता है वैसा जो है वह बनाया गया। इसके बाद चेहरे के काफ़ी जो है वह चेहरे के जो भाव हैं या चेहरा जो है वह काफ़ी तीक्ष्ण शार्प जो है वह रखने का प्रयास किया गया, और यह सब भी जो है वह इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ कठोर चट्टानें जो है वह प्रयोग जो है वह की जा रही थी। आइए देखने का प्रयास करते हैं हम लोग इमेज के माध्यम से। अब देखिए, बुद्ध की जो है वह यह प्रतिमा है। तो बुद्ध की जो प्रतिमा है तो इसमें बुद्ध ने जो एक अंग वस्त्र पहन रखा है यानी जिसे चादर कहें, तो वो चादर में जो है आप देखिएगा कि चादर की जो सिलवटें हैं, ये सिलवटें यहाँ पर जाकर जो है वह आपस में मिल रही हैं। तो ये जो सिलवटें आपस में मिल रही हैं और ये सिलवटें एक फोल्ड नहीं है बल्कि कई फोल्ड है, और उसके बीच का जो गैप भी है वो गैप जो है वह एक जैसा नहीं है, एक जैसा गैप नहीं है। तो ये आइडलिज्म को बता रहा है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये आइडलिज्म है और कैसे जो है वो पता चलेगा कि जो है वो आइडलिज्म को नहीं बता रहा है, सॉरी, ये रियलिज्म को बता रहा है। कैसे जो है हमें पता चलेगा कि आइडलिज्म है? तो हम कंपेयर करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो आइए इसको पहले हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, और कंपेयर करके देखते हैं तो हम लोग आइए कंपेयर करते हैं मथुरा कला से। देखिए, ये मथुरा कला का आर्ट है और ये गांधार कला का आर्ट है। दोनों में जो है वह बुद्ध की प्रतिमा बनाई हुई है। यह भी बुद्ध है, यह भी बुद्ध है। अब मथुरा कला जो है वह आइडलिस्टिक जो है वह मानी जाती है, आदर्शवादी। अब जैसे देखिए, यहाँ चादर जो है वह बुद्ध भी चादर जो है वह यहाँ ओढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो चादर ओढ़े हुए हैं बुद्ध, तो इन बुद्ध की चादर को अगर गौर करके देखिए तो ये बराबर दूरी पर उनके वस्त्र को जो है वह बनाने का प्रयास किया गया। सबकी दूरियां जो है वह क्या हैं? बराबर है। अब बुद्ध को का जो अगर बुद्ध के जो है वह अगर शरीर है तो शरीर को जो है वह देखिए कि किस प्रकार से शरीर सौष्ठव का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो इसको आदर्श की जो है वह बात की जा रही है। हाथ बनाए गए हैं तो जो है वह हाथ जो है वह यहाँ पर से जो है वह यहाँ तक उनको एक ही लगभग एक ही मोटाई जो है वह रखने का प्रयास किया गया है। ठीक, अब इसी को जो है वह हम लोग देखते हैं गांधार कला में। अब गांधार कला में जो है वह देखिए क्या है, तो यहाँ चादर है तो चादर की सारी सिलवटें आपस में क्या हो रही हैं? आपस में जाकर मिल रही हैं। तो चादर जो है वो कोई ओढ़ेगा तो चादर ऐसा ओढ़ता है या ऐसा ओढ़ता है? तो निश्चित है कि ऐसा। हम आज अगर वर्तमान समय में कोई शॉल ओढ़े तो हमारी सिलवटें इसी प्रकार पड़ेगी ना। सिलवट इस प्रकार की तो नहीं पड़ेगी कि जो है वह सब कुछ जो आइडलिज्म के रूप में जो है वह दिखाई दे। इसको आइडलिज्म में और भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बुद्ध की जो है वह प्रतिमा है और वही जो है वह आइडलिज्म में जो है वह दिखाई जो है वह दे रही है। तो ये आइडलिस्टिक है, इसलिए मथुरा कला को क्या कहा जाता है? आदर्शवादी चित्रण। जबकि गांधार कला जो है वह क्या है? तो गांधार कला यथार्थवादी चित्रण, रियलिज्म है। तो यहाँ पर रियलिज्म है। अब जैसे देखिए, यहाँ बाँ है तो यह बाय या जिसे हम बाइसेप्स कहें उसका यहाँ पर अंग जो है वह उठा हुआ है। यहाँ पर जो है वह मसल्स के जो है वह आकार जो है वह दिख रहे हैं। यहाँ मसल्स के आकार जो है वह दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है वह वैसा आकार नहीं दिख रहा है। नाक बनाई गई है तो तीक्ष्ण है, यहाँ पर नाक जो है वह तीक्ष्ण नहीं है। क्यों तीक्ष्ण नहीं है? क्योंकि यहाँ छोटे औजार नहीं चलाए जा सकते थे। जबकि ये जो है वह शिष्ट पत्थर का है तो यहाँ छोटे औजार चलाए जा सकते थे। फाइलाइट पत्थर का है इसलिए छोटे औजार चलाए जा सकते थे। इसी को हम लोग जो है वह और देखने का प्रयास करें तो देखिए, गांधार कला में जैसे मैंने जो है वह बताया कि ये जो है, अब जैसे बुद्ध की जो है वह यहाँ, अब देखिए ये
जो बुद्ध ने वस्त्र पहना है ये इसी प्रकार की सिलवटें वर्तमान समय में पड़ती हैं, और इनका जो चेहरे का भाव है इसमें ओठ की आकृति है, आंख है, कान है, बाल जो है वह की जो का डिजाइन है वह तक जो है वह इसमें आया हुआ है। क्यों? क्योंकि छोटे औजार चलाए जा सकते थे। लेकिन चूंकि गांधार कला जो है विदेशी जो है वह शासकों ने जो है वह बनवाया था, कुषाण जो है वह का मूल वंश विदेशी, और जो है इसमें कलाकार भी जो थे वो विदेशी थे, और रोम और यूनान यहां से इंस्पायर्ड थे। इसलिए जो है वह क्या है, बुद्ध का जो फेस है वो बुद्ध का फेस, विषय तो जो है वह भारतीय है, लेकिन बुद्ध का जो फेस है, अगर इस फेस को गौर करके देखिए तो यह जो है भारतीय फेस नहीं है, बल्कि इस पर जो है वह यूनान का प्रभाव जो है वह देखने को मिलता है, यानी यूनानी लोग जैसे जो है वह दिखते हैं वैसा ही। तो निश्चित है कि कलाकार अगर वहाँ के होंगे और वहाँ से इन्फ्लुएंस है तो वह बनाएगा भी अपने तरीके से, यानी भारतीयता इसमें जो है वह, चेहरे में भारतीयता का भाव कम आ जाता है। तो चेहरे में भारतीयता का भाव कम है, किसी भी चेहरे में जो है वह गौर करके देखें तो यहाँ पर भारतीयता का भाव जो है वह कम है। यहां भी देखिए भारतीयता का भाव जो है वह कम है, और जो है वह चेहरे जो है वह क्या है, तो चेहरा जो है वह यूनानी चेहरा जो है वह हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है वैदेशिक प्रभाव जो है वह गांधार कला में बहुत अधिक जो है वह दिखाई जो है वह देते हैं, और इन वैदेशिक प्रभाव के कारण गांधार कला जो है को ही दरअसल हम इंडो ग्रीक या जो है वह हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वह का नाम इसी वजह से देते हैं। इसके अलावा यूनान के जो देवता हैं अपोलो, उनकी भी छाया जो है वह इसमें मिलती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो है वह उसका अगर प्रभाव है तो यूनान में एक देवता थे जिसका नाम था अपोलो, उनका भी जो है वह छाप मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आभा मंडल बनाने का प्रयास किया गया है, ये है आभा मंडल जिसे हम हैलो कहते हैं। ये आभा मंडल ये भी जो है वह गांधार कला की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जो है वह हम लोग देख सकते हैं। यानी गांधार कला जो है वह मूर्ति कला के रूप में जो है वह फेमस हुई, और बहुत ही शानदार किस्म की मूर्तियां जो है वह बनी, जिसमें काला पत्थर और जो है वह सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया, और कठोर पत्थर होने के कारण यह जो है वह काफ़ी बारीक इसमें काम जो है वह देखने को मिलता है। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।